लास्ट टाइम पर पॉइंट नंबर 12 तक हमने डिस्कस कर लिया था, स्टॉक और सप्लाई का डिफरेंस हम बात कर रहे थे, और मैंने आपसे पूछा भी था कि बच्चों स्टॉक और सप्लाई में क्या डिफरेंस है। बच्चों ने मुझे बताया था कि जब जब हम स्टॉक और सप्लाई की बात करते हैं तो ओवरऑल स्टॉक में सप्लाई भी इंक्लूड हो जाता है, बट स्टॉक का वो पार्ट जिसे सप्लायर मार्केट को सेल करना चाहता है, सेल नहीं किया, सेल करना चाहता है, उसकी इच्छा है, बिलिंगनेस है, दैट पर्टिकुलर पार्ट इज कवर्ड इन द सप्लाई। आज हमने पॉइंट नंबर 13 से स्टार्ट करना है, डिटरमिनेंट्स ऑफ सप्लाई। क्या स्टार्ट करना है बेटा? चलो स्टार्ट कर लेते हैं। डिटरमिनेंट ऑफ सप्लाई। डिटरमिनेंट ऑफ सप्लाई बेटा, आप में से मैं क्वेश्चन आपके सामने रख रहा हूं और आंसर आप बहुत सारे बच्चे दे पाएंगे। डिटरमिनेंट ऑफ सप्लाई, ऐसे पॉइंट्स, ऐसे एस्पेक्ट्स, ऐसे फैक्टर जो सप्लाई को बढ़ा देंगे या सप्लाई को कम कर देंगे। बेटा प्रैक्टिकल होते हुए, बीइंग अ प्रैक्टिकल पर्सन, आप मुझे रिप्लाई करो, वो कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से सप्लाई या तो बढ़ जाएगा, सप्लाई कम हो जाएगा? क्या प्राइस की वजह से सप्लाई बढ़ता है? आपसे बोला जाए ये कमोडिटी में जो आप सेल कर रहे हो, वो कमोडिटी अचानक से बहुत महंगी सेल हो रही है। जैसे मैंने बात किया कि अगर क्या बच्चों सीएस फाउंडेशन वाले बच्चों को पढ़ाना एक सप्लाई की कैटेगरी में आएगा? क्या सीएस फाउंडेशन वाले बच्चों को पढ़ाना क्या सप्लाई की कैटेगरी में आएगा? बच्चे कह रहे हैं सप्लाई में गुड्स भी आ जाता है और सर्विसेज भी आ जाती हैं, और ये सर्विसेज हैं, और सीएस फाउंडेशन वाले बच्चों को अगर सर्विस दिया जा रहा है तो ये भी सप्लाई की कैटेगरी में आएगा। अभी सीएस फाउंडेशन की फीस की बात करता हूं मैं 20,000, और इसी फीस को बढ़ा करके अगर 20 करोड़ कर दिया जाए तो क्या कोई पर्सन सीएस करने के बाद जॉब करना पसंद करेगा? बोलेगा बस एक सीएस फाउंडेशन का बच्चा मिल जाए, एक साल में एक बच्चा मिल जाए, उसी को बैठा के पढ़ा लेंगे, खर्चा भी कोई नहीं है, घर में बैठा के पढ़ा लेंगे, टेबल पर, टेबल तो घर में रहता ही है, उसकी नोटबुक पे समझा देंगे, उसका ही पेन यूज कर लेंगे, ठीक है, एक पैसे का खर्चा नहीं है, लेकिन हमारी कमाई बहुत हो जाएगी। तो प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ा दिए सर्विस के, तो अचानक से मोटिवेशन कहां चला कि 20 लाख की जॉब छोड़ो, चलो सीधा कहां चलते हैं? बच्चे को पढ़ाने की तरफ। बात समझ रहे हो ना? तो जब जब प्राइस बढ़ते हैं तब तब सप्लाई बढ़ सकती है, बहुत सारे सप्लायर आ जाएंगे मार्केट में और उसी सप्लाई को करना स्टार्ट कर देंगे, तो प्राइस एक डिटरमिनेंट हो जाता है। ये बात प्रूव हो गई। आगे बढ़े। क्या प्राइस के अलावा और कुछ ऐसा लग रहा है जो डिटरमिनेंट हो सकता है? जी, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। अब सर यहां रिलेटेड गुड्स का क्या मीनिंग है? क्या यहां पर सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री रहेगा? क्या यहां पर सब्स्टिट्यूट या कॉम्प्लीमेंट्री रहेगा? बेटा यहां प्राइस की अगर हम बात करते तो यहां सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री नहीं होना चाहिए, क्योंकि यू आर द मैन्युफैक्चरर। मेरी बात सुनो, यू आर द मैन्युफैक्चरर, यू आर द सर्विस प्रोवाइडर। मैं आपसे बात करता हूं बेटा, कॉम्प्लीमेंट्री सब्स्टिट्यूट होता है कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से। अरे मेरी बात सुनो तो सही, अब सारी बात सुन लो पहले। कॉम्प्लीमेंट्री और सब्स्टिट्यूट होता है कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्यों होता है? जब सप्लायर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं, जब हम सप्लायर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं, तो या तो मैं सीएस फाउंडेशन पढ़ा सकता हूं, या फिर मैं सीएस एग्जीक्यूटिव पढ़ा सकता हूं, या मैं सीएस प्रोफेशनल पढ़ा सकता हूं उसी टाइम पर, या मैं सीए इंटर या सीए फाइनल, या फिर मैं सीए फाउंडेशन पढ़ा सकता हूं, या मैं सीए में इंटर, फाइनल या फाउंडेशन। इनमें से किसी एक प्रोडक्ट को सेलेक्ट कर सकता हूं एक सेम टाइम पर। ऐसा नहीं मैंने बोला आओ बेटा सारे सीएस फाउंडेशन इधर ही, सीएमए फाउंडेशन इधर ही, सीए फाउंडेशन इधर ही, और एग्जीक्यूटिव वाले भी इसी में बैठ जाओ। टेंशन लेने वाली बात नहीं, सारा यही एक्सपर्ट बना देंगे एक साथ। जैसे बचपन में किया करते हैं, टीचर ने बिठा लिए सारे, ये नर्सरी, ये केजी, इसको एक चाटा मारा, चुप बैठ, ठीक है, बात समझ में आ रहा है? दूसरे से कहा चल इन्हें लर्न कर, तो बहुत सारा मिक्स बच्चा बिठा लिया और सारे बच्चों को हम अलग अलग होमवर्क देते जा रहे हैं। बेटा वो छोटे लेवल पे पॉसिबल है, जब सप्लाई किया जाता है तो एक प्रोडक्ट में ही डील कर सकते हो एक टाइम पर। अगर आप दूसरे प्रोडक्ट में जाना चाहते हो तो पहले प्रोडक्ट को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, क्योंकि एक इंसान एक ही जगह पर काम कर सकता है अगर टेक्नोलॉजी का सहारा ना हो तो। अगर टेक्नोलॉजी का सहारा है, बेटर टेक्नोलॉजी है, तो शायद ऐसा पॉसिबल है। इसकी भी बात करूंगा, टेक्नोलॉजी भी एक फैक्टर की कैटेगरी में आ जाता है।
अगर टेक्नोलॉजी बेटर है तो इट मे बी पॉसिबल मैं आपको यहां फेस टू फेस पढ़ा रहा हूं और यहां शाम को 5 बजे जाने के बाद 5 बजे से रात को 10 बजे तक मेरी रिकॉर्डिंग होती है सीएमए की, और वो सारी रिकॉर्डिंग मेरी वर्चुअली सेल हो रही है। तो बहुत सारे बच्चे मेरे से सीएमए पढ़ रहे हैं, बहुत सारे बच्चे फेस टू फेस में सीएस पढ़ रहे हैं, बहुत सारे बच्चे मेरे से वर्चुअल क्लासेस में, वीडियो क्लासेस में सीए पढ़ रहे हैं, क्योंकि मैं एक अलग टाइम पर एक बार रिकॉर्डिंग को उधर कर देता हूं और उसके बाद वो रिकॉर्डिंग सेल होती रहती है। मेन थिंग इज दैट जब हम बात करते हैं बेटा, जब हम बात करते हैं कि अगर हम सप्लायर हैं तो एक टाइम पर एक ही सर्विसेज दे सकते हैं, तो यहां जो वर्ड यूज किया जाता है कॉम्प्लीमेंट्री और सब्स्टिट्यूट के बजाय अदर गुड्स की वजह से, अदर गुड्स की वजह से सप्लाई पर क्या इंपैक्ट पड़ता है, वो एक बेटर टर्म होता है। क्योंकि अगर एक कंज्यूमर है तो वो कंज्यूम करेगा तो कई बार उसे कॉम्प्लीमेंट्री बोलेगा तो कई बार उसे सब्स्टिट्यूट बोलेगा, लेकिन हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से तो दो गुड्स हैं, गुड्स ए और गुड्स बी या गुड्स सी। तो अगर एक ऑल्टरनेटिव को सेलेक्ट कर रहे हैं तो दूसरे ऑल्टरनेटिव को हम सेलेक्ट नहीं कर पाएंगे सेम टाइम पर। बात समझ में आ गया? अब आप उसे सब्स्टिट्यूट कॉम्प्लीमेंट्री कह दो या एक नॉर्मल गुड्स के तौर पर उसे आप डिफाइन कर सकते हो। बात क्लियर हो गया? मैंने यहां बात किया कि पहला फैक्टर आप सबने मुझे बताया, फील भी किया कि सर प्राइस की वजह से भी शायद सप्लाई पर इंपैक्ट पड़ता है। प्राइस बढ़ जाता है तो सप्लाई बढ़ जाती है, और प्राइस गिर जाए तो सप्लाई गिर भी सकती है। मान के चलो आगे से ऐसा मार्केट में ट्रेंड सेट हो गया, किसी ने सेट कर दिया मेरे जैसे जुनूनी पर्सन ने कि एक बच्चा 1 रुपए में सीएस फाउंडेशन पढ़ेगा, एक बच्चा 1 रुपए में सीएस फाउंडेशन पढ़ेगा। अब लेट सपोज कोई कैलकुलेशन कर रहा है, अगर 500 बच्चों को पढ़ाना है तो 500 रुपए, ठीक है बात है। 1000 बच्चों को पढ़ाना है तो 1000 रुपए। अब 1000 बच्चों को पढ़ाना है, 1000 रुपए मिलेंगे। वो जॉब करने जाता है, 1000 रुपए एक दिन में मिल जाते, तो क्या वो पढ़ाना पसंद करेगा? उसे क्या करना पड़ेगा? जॉब पढ़ाना क्विट करके जॉब पर जाना पड़ेगा। दैट मीन्स इट मे बी पॉसिबल कि बहुत सारे सप्लायर छोड़ छोड़ के भागना स्टार्ट हो जाए कि इसमें तो कुछ रखा ही नहीं है, क्योंकि मार्केट में प्राइस ही उतने डाउन हो गए। तो प्राइस की वजह से, बढ़ने की वजह से भी सप्लाई पर इंपैक्ट पड़ता है, घटने की वजह से भी सप्लाई पर इंपैक्ट पड़ता है। अदर फैक्टर्स में अगर आप ज्यादा प्रोडक्शन कर रहे हो, ज्यादा खर्चा कर रहे हो, उनको ज्यादा सेल करना चाहते हो, अगर आपको लगता है दूसरे प्रोडक्ट में ज्यादा बेटर हम अर्न कर सकते हैं, तो पहले प्रोडक्ट को आप स्विच करके दूसरे पे चले जाओगे। अदर गुड्स की वजह से, अदर सर्विसेज की वजह से भी कई बार सप्लाई पर इंपैक्ट पड़ जाता है। मैंने बोला टेक्नोलॉजी की वजह से भी कई बार सप्लाई पर इंपैक्ट पड़ जाता है कि अगर मेरे पास टेक्नोलॉजी नहीं है तो हो सकता है मैं सिर्फ आपको फेस टू फेस में ही पढ़ा पाऊं। अगर मेरे पास टेक्नोलॉजी है तो हो सकता है मैं 50 सेंटर्स पर 10-20 हजार बच्चों को वीडियो के थ्रू डेली बेसिस पर पढ़ा पाऊं, और इट मे बी पॉसिबल कि मैं रात में सो रहा हूं और बच्चे रात में 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 4 बजे सारी रात पढ़ रहे हैं। दैट मीन्स ये कैसे पॉसिबल है? ड्यू टू टेक्नोलॉजी। तो टेक्नोलॉजी की वजह से कई बार सप्लाई बढ़ जाती है। जैसे हम घर में खाना बनाते हैं तो बेटा कितनी चपाती बना सकते हो? चपाती बनाना आता होगा आप लोगों को? आता नहीं आता है? हाँ बेटा, पीछे जो लड़के बैठे इनको बनाना आता है? आना चाहिए बेटा। कितने साल हो गए? करीब करीब 18 से 20 साल के बीच में तो सब चल ही रहे होंगे। 18 साल से जिस आइटम को खा रहे हो, क्या उसे बनाना नहीं आना चाहिए? इंसान देख देख के सीख जाएगा। लर्निंग पावर होनी चाहिए। देखो मैं तो बना सकता हूं, मैं तो अपनी कैपेबिलिटी, ठीक है। आगे बढ़े, आगे बढ़े बेटा। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं, एक चपाती अगर आप बनाओ, फील करो, मुझे बनवाना नहीं है, फील करो, आप बनाओ तो कितनी बना सकते हो? कितनी भी बना दोगे? 10, 20, 50, 100, 2000, 10,000? 10,000 बना दोगे एक दिन में? बेटा आटे की टेंशन मत लो, ट्रक भर के भिजवा दूंगा मैं। बनाना क्या आप 10 गैस सारा मटेरियल मेरी जिम्मेवारी, आपने बनाना है। आप 10,000, 10 लाख, 50 लाख नहीं बना सकते। लेकिन अरे मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, लेकिन जब वहीं पर बड़ा प्लांट लगा दिया जाए जिसे फटाफट हजारों चपाती 1 मिनट के अंदर बाहर आते हो, वो पॉसिबल है। टेक्नोलॉजी की वजह से प्रोडक्शन यानी सप्लाई ज्यादा हो सकता है। एट द सेम टाइम अगर टेक्नोलॉजी नहीं है तो आप अकेले अगर 1000 पर्सन को खिलाने के लिए बैठा दिया जाए तो उनको एक एक चपाती भी नहीं दे सकते। तो आप देख सकते हो गोल्डन टेम्पल की बात करते हैं, वहां पर बहुत सारा लंगर चलता रहता है और बहुत सारी चपाती सप्लाई होती रहती है, क्योंकि टेक्नोलॉजी से वहां बन रही है, बड़ी फास्टेस्ट स्पीड में बन रही होती है। मैंने यहाँ बात किया टेक्नोलॉजी भी मैटर बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। दूसरा गवर्नमेंट की मैं बात कर लेता हूं। क्या गवर्नमेंट आपको सब्सिडी दे तो आपकी सप्लाई बढ़ सकती है? सब्सिडी का मतलब समझते हो? आपने आपसे कहा कि काम स्टार्ट करो, पैसे हम देंगे, बिजनेस स्टार्ट करो। अगर आपके बिजनेस में 50 लाख लगते हैं तो 25 लाख हम देंगे। गवर्नमेंट ने अगर ऐसा ऑफर निकाला तो हर कोई अपना बिजनेस स्टार्ट कर लेगा।
एक बेसिक बेटा मिलता है 2 करोड़ का आप कोल्ड स्टोरेज का प्रोजेक्ट लगाओ। कोल्ड स्टोरेज जहां पर सब्जियां हम प्रिजर्व करते हैं, उसमें से 25 लाख गवर्नमेंट देती है। दैट मीन्स 50 लाख देती है। 25% और 50 लाख विच एवर इज द लोअर का कंसेप्ट है ग्रांट का। तो 50 लाख अगर किसी को फ्री में मिल रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से, तो वो क्यों 2 करोड़ का प्रोजेक्ट ना चलाए, क्यों 2 करोड़ का प्रोजेक्ट ना बनाए। तो बहुत सारे बिजनेस होते हैं जहां पर गवर्नमेंट ग्रांट देती है। डेयरी फार्मिंग में गवर्नमेंट ग्रांट देती है। तो उस ग्रांट को लेकर के आपको लगता है ग्रांट मिल रहा है तो हमको ये काम करना चाहिए, और कहीं ना कहीं जैसे आप काम करते हो तो आपकी सप्लाई बढ़ती चली जाती है। तो गवर्नमेंट अगर ग्रांट दे रही है तो सप्लाई बढ़ेगी। गवर्नमेंट अगर टैक्स ज्यादा लगा रही है तो सप्लाई कम हो जाएगी। लेट सपोज आपने बोला कि हम जॉब करना चाहते हैं, जॉब से हमको 5 लाख सैलरी मिलेगा, गवर्नमेंट ने बोला कि 99% टैक्स लगेगा। आप क्या बोलोगे? एक काम करते हैं, हम जॉब करना ही छोड़ देते हैं। अब हम जॉब करते ही नहीं है, अब आप डायरेक्ट 99% टैक्स ही ले लो, हम और कोई काम करेंगे जिस पर 99% टैक्स ना लगता हो। तो जिस फील्ड में गवर्नमेंट ज्यादा टैक्स लगाती है उस फील्ड की सप्लाई ऑटोमेटिकली गिर जाती है, मोटिवेशन डाउन हो जाता है। और बेटा सीजनल इफेक्ट की वजह से भी सप्लाई बढ़ती है। आप देखते होगे गर्मी के टाइम में जब बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है दिल्ली में, तो जगह जगह यहाँ पर बहुत सारे पानी सेल करने वाले आ जाते हैं, ग्लास ले लेके उन्होंने जगह जगह रखा होता है, अपना ठेली टाइप का रहता है, उस पर 1 रुपए में या 2 रुपए में ऐसे कुछ गिलास सेल कर रहे होते। कितने रुपए में होता है बेटा? 2 रुपए पर गिलास ठंडा पानी। और अभी वो मिल रहे हैं क्या ठंडा पानी वाले? अभी कम है। और अगर ठंड के टाइम में देखोगे तो एक भी नहीं मिलेगा, सब गायब मिलेंगे, क्योंकि ठंड के टाइम में वही सारे पर्सन स्वेटर की ठेल लगा रहे होंगे। मतलब वो सीजनेबल देखते हैं कि कौन सा सीजन ज्यादा चल रहा है, उस सीजन में उसी वाले काम को करना स्टार्ट कर देते हैं। तो मैं आपसे वही बात कहना चाह रहा हूं बेटा, जब जब सप्लाई की बात करते हैं तो लॉट मोर फैक्टर सप्लाई को अफेक्ट करते हैं। सुबह से लेकर शाम तक गिनती करना स्टार्ट करें तो अपनी प्रैक्टिकल लाइफ से ही 50 एग्जाम्पल उठा सकते हैं। बट एग्जाम में कुछ सर्टेन पॉइंट्स ही आपके आते हैं, उन सारे सर्टेन पॉइंट को एक बार लिस्ट बना लेते हैं, सम अप कर लेते हैं कि ये वो फैक्टर्स होंगे जिनकी वजह से सप्लाई अफेक्ट होती है। रीजन सिर्फ एक ही, हर एक फैक्टर से आपको लॉजिक समझ में आ जाएगा। हाँ, इस पर्टिकुलर पॉइंट की वजह से या तो सप्लाई बढ़ जाती है या सप्लाई कम हो जाती है। बात समझ रहे हो ना? और क्या आप जानते हैं सप्लाई किससे बोला जाता है? सप्लाई का मतलब होता है हम अपना प्रोडक्ट सेल करने के लिए तैयार हैं, चाहे प्रोडक्ट सेल होता है या नहीं होता, हमारे पास कैपेबिलिटी भी बनी हुई है। बात क्लियर? तो सप्लाई का मतलब सेल कभी नहीं होता। आप बहुत सारे कपड़े लेके मार्केट में सेल करने के लिए बैठे हैं तो वो सप्लाई है। बात समझ? सेल हो या ना हो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम बात कर रहे हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई। कौन कौन से फैक्टर हैं जिनकी वजह से सप्लाई बढ़ जाती है और ऐसे कौन से फैक्टर हैं जिनकी वजह से सप्लाई डाउन हो जाती है। आगे बढ़े, नोट करो। पहला फैक्टर बेटा प्राइस ऑफ गुड्स। पहला फैक्टर प्राइस ऑफ गुड्स। देखो बच्चों, एक दिन मैं आपसे बात भी कर रहा था कि इकोनॉमिक्स हमारी डे टू डे लाइफ से रिलेटेड होती है और हर एक बिजनेस हमारी डे टू डे लाइफ के बेसिस पर ही चलता है। दैट मीन्स बिजनेस के जितने भी फंडामेंटल वो कहां से आते हैं? इकोनॉमिक्स से आते हैं। ऐसा नहीं कि ये सब्जेक्ट आगे जाके काम नहीं आएगा, ये हर सब्जेक्ट में काम आता है। आगे जाके कॉस्ट पढ़ोगे उसमें काम आएगा, आगे जाके एफएम पढ़ोगे उसमें काम आएगा। और प्रैक्टिकल लाइफ में इकोनॉमिक्स को पढ़ के शायद आप डॉक्टर मनमोहन सिंह बन के 10 साल देश के प्रधानमंत्री बन सकते हो। बात समझ रहे हो ना? इकोनॉमिक्स अपने आप में हमारी लाइफ को बहुत ज्यादा गाइडेंस देता है, बहुत ज्यादा नॉलेज प्रोवाइड करता है, लेकिन उसको हमें इंटरेस्ट के साथ पढ़ना चाहिए। ऐसा नहीं कि ये थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, इसकी हर जगह प्रैक्टिकल कनेक्टिविटी है, हर जगह आपकी डिसीजन मेकिंग को ये स्ट्रांग बनाता है। ठीक बात है। तो हमारे देश के प्रधानमंत्री और वो काफी टाइम फाइनेंस मिनिस्टर भी रहे, और ये सर्विस टैक्स का जो कंसेप्ट लाए थे डॉक्टर मनमोहन सिंह ही लाए थे 1994 में। पहली बार सर्विस टैक्स को कोई जानता भी नहीं था कि सर्विस पर भी टैक्स लग सकता है। और आजकल इंडिया में देखा जाए तो सर्विस टैक्स या जीएसटी जिसे बोलते हैं, कहीं ना कहीं सर्विसेज पे जो टैक्स लगता है वो बहुत बड़ा गवर्नमेंट को रेवेन्यू दे रहा है। तो आपके फंडामेंटल इकोनॉमिक फंडामेंटल अगर अच्छे होंगे तो आप हर बिजनेस को फायदा कराओगे और हर एक बिजनेस में आपका थॉट प्रोसेस थोड़ा बेटर हो जाएगा, सोचने समझने का नजरिया बहुत ज्यादा चेंज होगा। तो इस सब्जेक्ट को बड़े इंटरेस्ट के साथ सीखना चाहिए। अकाउंटिंग आपके लिए इसलिए जरूरी है कि जिस दिन किसी की बैलेंस शीट पर साइन कर रहे होगे, जब भी किसी का सर्टिफिकेशन कर रहे होगे तो समझ भी आनी चाहिए। बात समझ रहे हो ना? तो अकाउंटिंग की समझ आपके पास होना चाहिए। मैनेजमेंट आपके सिलेबस में इसलिए डाला
क्योंकि जब आप टॉप मैनेजमेंट के साथ बैठोगे तो मैनेजरियल बातें की जा रही होंगी, तो उस डिसीजन मेकिंग में कॉपरेट कर पाओ। और लॉ की बात करें तो लॉ तो आपका एक तरीके से जिंदगी का सार ही है, तो ये तो आपको पढ़ाना ही था स्टार्टिंग से। तो मेन थिंग इज दैट किसी भी सब्जेक्ट का आपके लिए रोल कम नहीं है ऐसा, और इसके बाद ये पढ़ने को भी नहीं मिलेगा, बस लाइफ में प्रैक्टिकली अप्लाई करोगे आप इससे। तो हर एक सब्जेक्ट को अभी से इंटरेस्ट के साथ पढ़ो, ऐसे मत समझो कि सिर्फ फाउंडेशन ही पास करना है, क्योंकि जब तक उसे डीपली फील नहीं कर लोगे तब तक आप जो घुमा फिरा करके क्वेश्चंस होते हैं उनके आंसर नहीं दे पाओगे। ठीक है, तो हमने बात किया बेटा प्राइस ऑफ द गुड्स, पहला फैक्टर रहेगा, इसको हम अच्छे से जानते हैं। बट मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अभी मैं कुछ नोट कराने से पहले आप ही मुझे बताओ, क्या प्राइस बढ़ने पर सप्लाई बढ़ेगा? क्या प्राइस कम होने पर सप्लाई कम होगा? क्योंकि मैंने बात करी थी सीएस वाले बच्चों को 1 करोड़ में पढ़ा रहे तो सारे के सारे कहाँ चले थे? सीएस वाले बच्चों को पढ़ाएंगे। जब वही फीस कितनी हो गई, 1 रुपए, तो सारे बोले कि हम नहीं पढ़ाएंगे, अब हम तो जा रहे हैं जॉब करने के लिए। तो प्राइस कम हुए, उस फील्ड में सप्लाई डाउन हो गया, प्राइस बढ़ा, उस फील्ड में सप्लाई बढ़ गया। बात क्लियर हो गया? चलो जी, हम बात कर लेते हैं प्राइस ऑफ द गुड्स का कैसे इंपैक्ट पड़ता है। नोट करो, सप्लाई एंड प्राइस। क्या बेटा मैं सप्लाई बढ़ाऊं तो प्राइस बढ़ जाएगा? क्या मैं सप्लाई डाउन करूं तो प्राइस कम हो जाएगा? कैसी रिलेशनशिप हो गई? डायरेक्ट रिलेशनशिप। हाँ बेटा, चले जाए करो बेटा चुपचाप से और काम करके आ जाए करो, ठीक है। पॉजिटिव रिलेशनशिप, कभी भी किसी बच्चे को क्लास के दौरान जब मैं पढ़ा रहा हूं परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, चुपचाप से धीरे से जाए, अपना जो भी अर्जेंट वर्क है उसे कंप्लीट करके शांति से बैठ जाए। जो बाकी सारे बच्चे पढ़ रहे हैं उसकी तरफ ना देखेंगे आते टाइम पर ना जाते टाइम पर। जनरली बाकी सारे बच्चों को ऐसा लगता है कि ये बच्चा जा रहा है, पता नहीं इसे क्या हो गया, ठीक है, आ रहा है इसे क्या हो गया, बैठ पाएगा या नहीं बैठ पाएगा। बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए, जब भी निकल के जाए तो बस जाने दो, ऐसे ऐसे करके अपना बस कंटेंट को देखो, फोकस करो इधर, ठीक है। क्योंकि जब भी कुछ भी स्टडी को छोड़ करके कुछ भी वर्ड बोला जाता है, आप सबका माइंड एक सेकंड के लिए फटाफट से डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, वो डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए। मैंने आपसे बोला सप्लाई और प्राइस, बेटा सप्लाई बढ़ेगा प्राइस बढ़ जाएगा, दूसरा सप्लाई डाउन होगा तो प्राइस डाउन हो जाएगा। और दैट रिलेशनशिप जहां पर प्राइस के बढ़ने पर सप्लाई बढ़ रहा है, प्राइस के कम होने पर सप्लाई कम हो रहा है, तो डायरेक्ट रिलेशनशिप होगा। और क्या इसका डायग्राम हम बना सकते हैं? बच्चे कह रहे हैं इसका डायग्राम बनेगा अपवर्ड राइजिंग। हम यहां बात करेंगे प्राइस और इधर बात करेंगे सप्लाई के बारे में। तो जब आप प्राइस और सप्लाई के बारे में बात करते हैं बेटा, तो आप रिलेशनशिप कुछ ऐसे बना सकते हो, बात समझ रहे हो ना? दैट मीन्स अगर प्राइस 10 रुपये बढ़ के 20 कर दें तो सप्लाई पहले 1000 क्वांटिटी की थी तो हो सकता है वो 2000 क्वांटिटी की हो जाए। क्लियर हो गया? अगर प्राइस डाउन करोगे तो सप्लाई और डाउन हो जाएगी। 5 रुपए से कितना हो जाएगा? 5 रुपए से कितना हो गया? लेट्स सो 500 यूनिट। तो यहाँ यूनिट्स में बेटा क्या हो रहा है? सप्लाई हो रहा है, यहाँ पर प्राइस। तो प्राइस बढ़ रहा है, सप्लाई बढ़ रहा है, प्राइस डाउन जा रहा है, सप्लाई डाउन जा रहा है। पहला फैक्टर हमारा रहा बच्चों प्राइस ऑफ गुड्स। दूसरे फैक्टर की बात कर लें, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। सेकंड फैक्टर प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। यहां तक नोट हो गया सभी का? सेकंड फैक्टर की तरफ चलते हैं। पॉइंट नंबर 2, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। हेयर रिलेटेड गुड्स, incense, either to produce goods X और गुड्स बाई। या तो आप क्या प्रोड्यूस करोगे? गुड्स एक्स, या फिर आप क्या प्रोड्यूस करोगे बच्चों? गुड्स बाय। बात समझ रहे हो ना? तो जब हम रिलेटेड गुड्स की बात करते हैं तो या तो वहां गुड्स एक्स प्रोड्यूस होगा या बाय। दोनों गुड्स की साइमल्टेनियसली प्रोड्यूस कर पाने की आपकी कैपेबिलिटी नहीं है। अगर इधर ज्यादा फायदा दिख रहा है तो इसे प्रोड्यूस करोगे, इधर ज्यादा फायदा दिख रहा है तो इसे प्रोड्यूस करोगे। चलो रिलेशनशिप की बात कर लेते हैं। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, रिलेटेड गुड्स
दूसरा रहेगा सप्लाई ऑफ गुड्स। बेटा ये डबल ओ है, DOODS, सप्लाई ऑफ गुड्स। यानी सप्लाई ऑफ गुड्स की अगर हम बात करेंगे तो अगर किसी गुड्स की सप्लाई पर इंपैक्ट देख रहे हैं तो हम देखेंगे प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स कैसा चल रहा है। तो यहाँ प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स बेटा हमारा क्या है, एक्स है, और सप्लाई ऑफ गुड्स हमारा बाई एज्यूम कर लेते हैं। मैं आपसे बात कर रहा हूं, अगर एक्स के प्राइस बढ़ेंगे तो क्या बाई को छोड़ करके एक्स बनाने का प्रयास करोगे आप? तो क्या बाई की सप्लाई गिर जाएगी? दूसरा, अगर प्राइस ऑफ एक्स बहुत ज्यादा गिरेंगे तो आपको एक्स में प्रॉफिट नहीं दिखेगा। आप क्या बोलोगे कि इससे बेटर तो हम क्या बना लेते हैं, बाई ही बना लेते हैं। तो बाई की सप्लाई क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और रिलेशनशिप कैसा रहा, इनवर्स रिलेशनशिप। बात समझ रहे हो? अगर मुझे CS फाउंडेशन के बच्चों से मिलता है 1 रुपया और CA फाउंडेशन के बच्चों से मिलते हैं मुझे 50,000 रुपए, तो क्या करूं मैं? बेटर है CA फाउंडेशन वाले पढ़ा लेता हूं, CS फाउंडेशन को छोड़ देता हूं। तो CS फाउंडेशन का प्राइस गिरा, सप्लाई किसकी बढ़ गई, CA फाउंडेशन की बढ़ गई, यानी दूसरे गुड्स की सप्लाई बढ़ गई। टी एंड कॉफी की अगर हम बात करते हैं तो एक प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना पड़ेगा आपने कि मैं टी भी बनाता हूं, टी भी प्रोड्यूस करता हूं और कॉफी भी प्रोड्यूस करता हूं। अगर टी में बहुत ज्यादा फायदा दिख रहा है, टी के प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, तो मैं कॉफी को बनाना बंद कर दूंगा, मैं टी प्रोड्यूस करना चालू कर दूंगा। ऐसे डिस्कस कर लो। लेकिन रहेंगे दोनों आपस में रिलेटेड गुड्स, आप उन्हें कॉम्प्लीमेंट्री और सब्स्टिट्यूट नहीं बोल सकते। देखो दिक्कत है बेटा, जब आप चाय पीते हो तो चाय में डुबो के बिस्किट ही खाया जाता है, टोस्ट खा सकते हो, फैन खा सकते हो, और भी कोई आता होगा आइटम, ठीक है। बच्चे कह रहे हम तो पिज्जा भी उसी में डुबो के खा लेंगे, ठीक है। लेकिन क्या चाय में डुबो के चेयर खा सकते हो? हाँ या ना? नहीं ना। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, एक प्रोड्यूसर जो चाय बनाता है क्या वो चेयर बना सकता है? अरे बेटा क्या बात कर दी। हमारा चाय मैन्युफैक्चरिंग का बहुत ज्यादा काम है, बहुत ज्यादा वर्क है, और साथ साथ में चेयर मैन्युफैक्चरिंग भी है हमारी। एक बिजनेसमैन 2 ऐसे प्रोडक्ट बना सकता है जिनका आपस में कोई रिलेशन ही ना हो। लेकिन जब कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो 2 गुड्स हैं, अगर एक सब्स्टिट्यूट है तो इसका मतलब वो कहीं ना कहीं सिमिलर टाइप के गुड्स होंगे। लेकिन प्रोड्यूसर के लिए ये कभी जरूरी नहीं है, वो अलग अलग भी हो सकते हैं और सिमिलर भी हो सकते हैं। बात समझ में आ गया? दैट मीन्स जब जब हम सब्स्टिट्यूट की बात करते हैं तो बाइक के लिए पेट्रोल, बात समझ रहे हो ना? सॉरी, जब कॉम्प्लीमेंट्री की बात करते हैं तो बाइक के लिए, सब्स्टिट्यूट की बात कर ली थी ना, कॉम्प्लीमेंट्री की बात करते हैं तो बाइक के लिए पेट्रोल। क्लियर हो गया? अब मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूं, अगर कोई प्रोड्यूसर है, जरूरी है वो बाइक के साथ पेट्रोल प्रोड्यूस करे? वो बाइक के साथ एरोप्लेन प्रोड्यूस करता है, ठीक है। क्या बाइक के साथ साथ एरोप्लेन लेना जरूरी है? तो मेन थिंग इज दैट, मैंने समझा दिया, प्रोड्यूसर 2 अलग अलग डिफरेंट वैरायटी ऑफ गुड्स में डील कर सकता है, वो रिलेटेड रहेंगे उसके पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से गुड्स सिमिलर टाइप के होते हैं, वो एग्जैक्ट रिलेशनशिप बन जाती है, या तो सब्स्टिट्यूट या कॉम्प्लीमेंट्री। मैंने बोला अगर आप एक्स गुड्स के प्राइस बढ़ते हैं तो एक्स में ज्यादा फायदा दिखेगा आपको, फिर आप बाई गुड्स की सप्लाई कम कर दोगे, मतलब एक्स की सप्लाई को बढ़ा दोगे। बच्चे ये कह रहे हैं सर आपने एक्स की सप्लाई यहां क्यों नहीं लिखी? क्योंकि बेटा एक्स की प्राइस और एक्स की सप्लाई की बात मैं पहले पॉइंट में कर चुका हूं। प्राइस ऑफ द गुड्स में जब सेम गुड्स के प्राइस बढ़ते हैं तो उसकी सप्लाई बढ़ जाती है, ठीक है। जब सेम गुड्स के प्राइस गिरते हैं तो उसकी सप्लाई गिर जाती है। तो प्राइस और सप्लाई के बीच की रिलेशनशिप पहले डिस्कस कर चुके हैं। अब बात कर रहे हैं एक गुड्स के प्राइस और दूसरे गुड्स की सप्लाई। तो अगर गुड्स एक्स के प्राइस बढ़ रहे हैं तो जाहिर सी बात है हम एक्स बनाएंगे, बाई की सप्लाई डाउन हो जाएगी। अगर गुड्स एक्स के प्राइस गिर रहे हैं तो एक्स में फायदा नहीं दिखेगा, हम कहां मूव कर जाएंगे? गुड्स बाई पर मूव कर जाएंगे। क्लियर हो गया? आगे बढ़ सकता हूं बेटा? रिलेशनशिप कैसी रहेगी? इनवर्स रिलेशनशिप। इनवर्स रिलेशनशिप। और बेटा जब जब इनवर्स रिलेशनशिप बनती है तो आप जानते हैं डायग्राम कैसे बनता है? डाउनवर्ड स्लोपिंग। ये रहेगा बेटा आपका बाई एक्सिस, ये रहेगा एक्स एक्सिस 0। डाउनवर्ड स्लोपिंग बना देते हैं
रिलेशनशिप चेक कर लेते हैं। लेट सपोज 10 रुपए के प्राइस पर 1000 यूनिट की डिमांड है। जैसे ही प्राइस गिरता है 5 रुपए होता है तो अगेन क्या हो जाएगा, डिमांड बढ़ जाएगा 1500 यूनिट। जैसे ही प्राइस बढ़ा देंगे तो सप्लाई 500 भी हो सकता है, और ये हम प्राइस बढ़ा के कर रहे हैं कितना, 15 रुपए। ये रिलेशनशिप बेटा किसके बीच में, सप्लाई एक्स एक्सिस पे सप्लाई और इधर है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। रिलेटेड गुड्स क्या रिलेटेड गुड्स के प्राइस और सप्लाई की बात कर रहे हैं। कोई डाउट है बेटा, बोलो कोई डाउट हो तो आगे बढ़े। कोई भी डाउट हो मुझसे डायरेक्टली डिस्कस कर लिया करो फ्रीली। आगे बढ़े। क्या यहां तक सेकंड पॉइंट सबको समझ आया बेटा? बहुत धीरे धीरे आसानी से चल रहे हैं। सिलेबस हमारा कोई बहुत बड़ा बास्ट नहीं है, बहुत छोटा सा सिलेबस है। आराम से 1 बाय 1 करके पॉइंट ऐसा समझ लो, दोबारा उसे बस आंखों के सामने से निकले तो सारी पिक्चर ही घूम जाएगी इसमें क्या हुआ था। क्या ऐसा घूमता है या नहीं घूमता है? पेज पलटते याद आता है इसमें क्या है। अगर याद आ रहा है तो अच्छी बात है, ढंग से सुन रहे हैं। अगर याद नहीं आ रहा है तो मुश्किल वाली बात है, फिर दिक्कत है। फिर आपको थोड़ा सा ज्यादा कंसंट्रेट करने की जरूरत है क्लास में। आगे बढ़े बेटा। पॉइंट नंबर सेकंड, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। पॉइंट नंबर थर्ड की बात करेंगे बच्चों यहां पर। पॉइंट नंबर थर्ड, नोट करो पॉइंट नंबर थर्ड, प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। बेटा 12th क्लास में आपने नाम सुना होगा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का। प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। अब बेटा मैं अपनी कुछ फीलिंग्स आपके साथ शेयर कर रहा हूं, हालांकि वो सारी की सारी आपको स्टडी को समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं। मैं चाहता हूं कि बच्चों को, फाउंडेशन वाले बच्चों को मैं कंप्लीट फ्री पढ़ाऊं, विदाउट एनी कॉस्ट पढ़ाऊं, विदाउट एनी पेमेंट पढ़ाऊं। बट समस्या क्या है मेरे सामने कि अगर मैं दिल्ली में बच्चों को जब पढ़ा रहा हूं तो एक प्रेमिसेस भी लेना पड़ता है और उसका हैवी रेंट जाता है। ओनर को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप फ्री पढ़ा रहे हो या पैसे लेके पढ़ा रहे हो, क्या फर्क पड़ता है उस बात से। तो उन्हें मुझे रेंट देना पड़ता है। इलेक्ट्रिसिटी का यूनिट भी यहाँ बड़ा फास्टेस्ट तरीके से चलता है, 10 रुपये पर यूनिट कॉमर्शियल में चलता है। और एयर कंडीशनर अगर चलाना है तो मोस्टली वो काफ़ी यूनिट्स कंज्यूम करता है, बिजली के बिल भी काफ़ी पे करने पड़ते हैं, स्टाफ के एक्सपेंसेस भी हो जाते हैं, नोट्स बुक्स, मतलब अल्टीमेटली मेरे कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जिनकी वजह से मुझे कम पेमेंट पर सर्वाइव करना मेरे लिए बहुत मुश्किल काम है। लेट सपोज मुझे कोई ऑफर आके देता है कि एक काम करो, बच्चों से सिर्फ 500 रुपये लो, 501 रुपये लो, सगुन की फिगर, और इन्हें CS फाउंडेशन पढ़ा दो। मैंने हिसाब जोड़ा कि जो मुझे 501 रुपये पर स्टूडेंट जो आएंगे उनसे मेरा एक्सपेंस नहीं कंप्लीट हो पाएगा, मैं उन्हें बेटर सर्विस नहीं दे पाऊंगा और इस प्राइस पर मैं सप्लाई नहीं कर सकता, क्योंकि जो मेरे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है जिनसे मैं प्रोड्यूस कर रहा हूं, प्रोडक्ट बना रहा हूं, अगर मुझे उस प्रोडक्ट की बनाने की कॉस्ट ही रिकवर नहीं हो पाएगी तो मैं कैसे सर्विस दे पाऊंगा। बात समझ में आएगा। लेट सपोज अगर मैं फिर भी अगर घाटे में भी आपको सर्विस दूं तो मुझे कोई और काम करना पड़ेगा। पता चलेगा मैं किसी और पैसे कमाने के लिए किसी और काम को करने गया, थका हारा उधर से आया और थका हुआ आपको पढ़ा रहा हूं तो आप कह रहे हैं मजा नहीं आ रहा। फ्री की क्लास ऐसी होती है, बात समझ रहे हो ना। तो उस दौरान स्टडी पर कंसंट्रेशन नहीं हो पाएगा और आपको मैं बेटर सर्विस नहीं दे पाऊंगा। मेन थिंग इज दैट सस्ता अगर कर दिया जाए तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की कॉस्ट रिकवर नहीं होती है, और अगर प्राइस इतना कम हो जाए कि हमारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन यानी हमारी कॉस्ट रिकवर ना हो पाए, क्या प्रोडक्शन चालू रखोगे या बंद कर दोगे? प्रोडक्शन बंद हो जाएगा तो क्या सप्लाई बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी? कम हो जाएगी। दैट मीन्स मैं आपसे बात करता हूं, जब जब हमारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की कॉस्ट बढ़ती है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की कॉस्ट बढ़ती है तो हमारे प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाते हैं या खत्म हो जाते हैं। ऑन द अदर हैंड हमारी सप्लाई डाउन होना स्टार्ट हो जाती है। जब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की कॉस्ट गिरती है, ठीक है, हमारे प्रॉफिट मार्जिन बढ़ना स्टार्ट हो जाते हैं और उस दौरान सप्लाई बढ़ जाती है। मुझसे आके मेरे सामने कुछ समस्याएं थी, मुझसे आगे किसी ने कहा कि मेरी एक बिल्डिंग खाली पड़ी है, 500 हजार बच्चों को बिठाने की उधर कैपेसिटी है, चेयर भी उधर ही मिलेंगे, इलेक्ट्रिसिटी बिल भी आपने नहीं देना, सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स भी आपको रेडी मिलेंगे, मतलब स्मार्ट क्लासेस रेडी मिलेगी आपकी, आपने जाना है और सिर्फ पढ़ाना है, कुछ भी नहीं करना। क्या 501 रुपये लेने के बाद बच्चे को पढ़ा पाओगे? मैंने कहा जी बिल्कुल, नो इशू,
ऐसी समाज सेवा करने में कोई बुराई नहीं है। दैट मीन्स जैसे ही फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के प्राइस मेरे लिए कम हुए या खत्म हुए, मैंने बोला इमीडिएटली मैं रेडी हो जाता हूं कि ये कंसेप्ट मेरे लिए ओके है। बात समझ रहे हो? तो मैं आपको इतना समझाना चाहता हूं कि जब जब आप जो गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसे आप सेल करना चाहते हैं, उसके प्राइस अगर जो उसमें लगने वाली कॉस्ट है, और कॉस्ट में क्या आते हैं, हमारे बहुत सारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, लेकिन उनको हम बेसिकली 3-4 कैटेगरी में मेन तौर पर रखते हैं। कैपिटल हुआ, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, ये मेन फैक्टर्स होते हैं। पर बहुत सारे छोटे मोटे फैक्टर्स जो कहीं ना कहीं हमारी प्रोडक्शन की कॉस्ट को बढ़ा देते हैं या कम कर देते हैं, दैट ऑल आर कवर्ड इन द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। बात समझ में आ गया? तो अगर हमारी ओवरऑल कॉस्ट बढ़ेंगी तो प्रॉफिट मार्जिन गिरेंगे और सप्लाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और कई बार अगर हम लॉस में चले गए तो सप्लाई इमीडिएटली डाउन हो जाएगी। तो क्या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का या फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का भी सप्लाई पर इंपैक्ट पड़ेगा? जैसे जैसे कॉस्ट बढ़ेगी आपकी, खर्चे बढ़ेंगे, सप्लाई आपकी कम होती चली जाएगी, क्योंकि उतना आपको प्रॉफिट मार्जिन नहीं मिलेगा। क्लियर हो गया? क्या इसे हम एक फैक्टर बोल सकते हैं कि सर ये वो फैक्टर होता है जो हमारी सप्लाई को अफेक्ट करता है? क्लियर? नोट कर लें बेटा। चलो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन नोट करो पहले। तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज इक्वल टू लैंड प्लस लेबर प्लस कैपिटल प्लस ऑर्गेनाइजेशन या इसी को एंटरप्रेन्योर बोल सकते हैं, प्लस मैनेजमेंट और ऑर्गेनाइजेशन या एंटरप्रेन्योर कई बार दोनों को साइमल्टेनियसली एक साथ यूज कर लिया जाता है। और एटसेट्रा ऐसे करोड़ों फैक्टर हो सकते हैं, आप नाम बदल बदल के इनके मेंशन करते चले जाओ, छोटे छोटे कॉस्ट को भी आप इधर एक्सप्लेन करते चले जाओ, वो सारे फैक्टर्स की कैटेगरी में आ जाएंगे। लेकिन जब हम कैपिटल की बात करते हैं तो जितने भी फाइनेंशियल कॉस्ट होती है उसमें सारा शामिल कर लेते हैं कैपिटल हेड के अंदर। जितना भी आपकी ह्यूमन लेबर उसमें लगता है उसे हम लेबर कैटेगरी में शामिल कर लेते हैं। लैंड, जितने भी फिजिकल असेट्स होती हैं उसे हम लैंड की कैटेगरी में शामिल कर लेते हैं, जो फिक्स कॉस्ट होती हैं। आगे हम बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पर हमारे मैनेजमेंट्स और जो हमारा ऐसा पूरा डिपार्टमेंट जो उस बिजनेस को चला रहा है, जिसे हम एंटरप्रेन्योर से बोल सकते हैं, वो सारा का सारा ऑर्गेनाइजेशन और मैनेजमेंट का पार्ट बन जाता है। तो हमने बात किया बेटा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। इनकी जब कॉस्ट बढ़ती है, इन पर ज्यादा पैसे खर्च होते हैं, तो फिर हमारे प्रॉफिट डाउन हो जाते हैं। हम क्या करते हैं, अपनी सप्लाई को डाउन कर देते हैं, और जब इनकी कॉस्ट कम होंगी तो हम सप्लाई को बढ़ा देंगे। तो यहां नोट करो बेटा, प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, और दूसरा रहेगा सप्लाई। बेटा प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगा, बताना जरा, सप्लाई डाउन होगी या बढ़ेगी? डाउन होगी। और ये कम होगा तो सप्लाई बढ़ जाएगी। कैसी रिलेशनशिप हो गया? इनवर्स रिलेशनशिप। और इसी को क्या बोल सकते हैं बेटा? नेगेटिव रिलेशनशिप। नेगेटिव रिलेशनशिप डायग्राम कैसा बन जाएगा बेटा? बच्चे कह रहे हैं डाउनवर्ड स्लोपिंग हम डायग्राम यहां पर बना देंगे। आगे बढ़े, पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 4, स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी। स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी बताना बेटा, जब बेटर टेक्नोलॉजी होगी तो सप्लाई बढ़ेगी, और टेक्नोलॉजी खराब होगी तो सप्लाई डाउन होगी। तो टेक्नोलॉजी नहीं होगी तो सप्लाई कम हो जाएगी, अच्छी टेक्नोलॉजी होगी तो सप्लाई बढ़ जाएगी। आप थोड़ा सा फील करते होंगे, आपने शायद आपके टाइम में ना हो, पहले पुराने जमाने में कुछ एंटीना टाइप के देखे थे आपने, जो घुमाने पर सिग्नल आया करता, बहुत छोटे रहे होंगे। और संडे वाले दिन शक्तिमान जब आया करता था तो अक्सर करके शक्तिमान वाले दिन ही गड़बड़ हुआ करता था। शक्तिमान आ रहा है, हमारा वो हवा चल गया और वो ऊपर से एंटीना हिल गया। उस दौरान केबल टीवी उतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं थे, हमारे टाइम में तो बिल्कुल भी नहीं थे जब हम बहुत छोटे थे।
तो अब लगे हुए हैं 10 बजे शक्तिमान ना निकल जाए कहीं, पहले से सेट करके उसे घुमा रहे हैं। बेटा बहुत लिमिटेड से पर्सन्स में टेलीविजन हुआ करता था, क्योंकि उतना बेटर वो टेक्नोलॉजी नहीं थी। और आज के टाइम में और टेलीविजन भी हुआ करता था, ऐसा लगता था 4 इंसानों को उठाना पड़ेगा पकड़ करके, 2 आगे से 2 पीछे से। और आज आप टेलीविजन को अपने मोबाइल अपने बैग में डाल के चल देते हो। इवन तो आजकल मोबाइल में जियो टीवी ने ऐसी फैसिलिटी दे दी है कि आप क्लास में बैठ करके भी आप वो सारे चैनल, वो शक्तिमान एंजॉय कर सकते हैं, अगर आ रहा है तो किसी पर्टिकुलर चैनल पे। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, पहले ये चीज़ें पॉसिबल नहीं थी। पहले कोचिंग क्लास जाना है तो शक्तिमान छोड़ के जाना पड़ेगा, घर वाले भेज दिया करते थे, चलो तुम्हारी कोचिंग का टाइम हो रहा है, ठीक है। अब कोई प्रोग्राम आए कोई मतलब नहीं बनता, लेकिन आज के बच्चों को अगर भेजा जाए तो वो रास्ते में देख लेंगे। यस या नो? क्या फैसिलिटी अवेलेबल है? क्या टेक्नोलॉजी की वजह से इन चैनल्स की भी सप्लाई बढ़ गई, ब्रॉडकास्टिंग का सप्लाई बढ़ गया? टेक्नोलॉजी की वजह से कुछ भी, यानी किसी भी एस्पेक्ट में, किसी भी फील्ड में सप्लाई वो बढ़ जाती है। तो टेक्नोलॉजी बेटर, सप्लाई बेटर। नोट करो बेटा, बेटर टेक्नोलॉजी, बेटर सप्लाई। वैसे देखा जाए तो यहां पर पॉजिटिव रिलेशनशिप ही रहेगा। टेक्नोलॉजी अच्छी होगी, सप्लाई बढ़ेगी, टेक्नोलॉजी खराब होगी, सप्लाई कहीं ना कहीं कम हो जाएगी। तो ये पॉजिटिव रिलेशनशिप हमारा बन जाएगा। अगले मुद्दे पे चलते हैं बेटा, गवर्नमेंट पॉलिसी। गवर्नमेंट पॉलिसी, गवर्नमेंट पॉलिसी। पॉलिसी जानते हैं बेटा क्या होता है? हाँ, तो होती क्या है, कैसे डिफाइन करोगे? एक तरीके से जब भी हम पॉलिसी को डिफाइन करेंगे, द वे ऑफ रेगुलर एक्टिविटीज, द वे ऑफ रेगुलर एक्टिविटीज। और वो कई बार चेंज हो जाता है, कई बार चेंज नहीं होता। अब बच्चे कहें प्लानिंग कोई पॉलिसी कहते हैं, थोड़ा सा अंतर होता है प्लानिंग और पॉलिसी में। प्लानिंग एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट के लिए हो सकती है, लेकिन पॉलिसी हमेशा के लिए एक स्टैंडर्ड्स बन जाते हैं। एक छोटी सी पॉलिसी मैं बता रहा हूँ, कई बार कुछ फैमिलीज में पॉलिसी होती है वेलकम पॉलिसी। जब भी कोई पॉलिसी घर में कोई आता है तो आपको बचपन से सिखाया जाता होगा, नमस्ते करो, पहली बात तो सबको नमस्ते करो। कुछ बच्चों को कहते हैं कि पैर छू के नमस्ते करो, पहली बात। दूसरी पॉलिसी ये है कि उनको आते ही ठंडा पानी पिलाया जाए, 1 गिलास पानी भर के लाया जाए, और गिलास में उंगली डाल के न लाया जाए। कई बार कुछ बच्चे होते हैं बचपन में गिलास को ऐसे पकड़ के ले आए, बड़ा चांटा पड़ा कि ऐसे पानी नहीं लाते, ऐसे करके पानी लेके आते हैं, ठीक है। तो गिलास में एक सिस्टमेटिकली तरीके से पानी लेके जाए, मतलब कैसे सर्व करना है या ट्रे में रख के लाना है, ये एक तरीके होते हैं। उसके बाद अगला जो कार्यक्रम होता है वो चाय नमकीन का कार्यक्रम होता है कि चाय नमकीन उन्हें पहुंचाया जाए। तो ये एक पॉलिसी होती है। और कई बार पॉलिसी क्या होती है, उस घर में, किसी घर में ऐसी पॉलिसी होती है कि बच्चा कोई नमस्ते नमस्ते नहीं करता, और कोई गेस्ट आता है तो बच्चा किसी दूसरे कमरे में जाके कैद हो जाता है, ये जब चले जाएंगे तभी मैं बाहर निकलूंगा। ऐसी भी पॉलिसी हो सकती है। और कहीं पर बच्चे बहुत अच्छे होते हैं, उन्हें सिखाया जाता है कि जब भी कोई आए तो उनका रिस्पेक्ट करो, उनको नमस्ते करो, उन्हें पानी ला के दो, चाय ला के दो, ठीक है। ये सारी चीजें हमको सिखाई जाती। दीज आर द पॉलिसी, जो हमारी फैमिली की पॉलिसी होती है, डे टू डे घर की पॉलिसीज होती हैं। बट मेन थिंग इज दैट हमारे बिजनेस में भी पॉलिसी होती है, हमारी गवर्नमेंट की भी पॉलिसीज होती हैं। गवर्नमेंट कई बार प्रोड्यूसर्स को मोटिवेट करना चाहती है, कई बार उन्हें चाहती है कि वो ज़्यादा प्रोड्यूस करें, ज़्यादा प्रोडक्शन करें। तो कई बार गवर्नमेंट ऐसी भी होती है कि वो किसी पर्टिकुलर सेक्टर पर ज़्यादा टैक्स लगा देती है। उन्हें लगता है कि ये बहुत अच्छा खासा कमा रहे हैं, इनसे ज़्यादा टैक्सेस लगा दो। तो जहाँ ज़्यादा टैक्सेस लगाए जाएँ वहाँ पर्सन डीमोटिवेट होता है, प्रोडक्शन डाउन होता है। जहाँ बेनिफिट दिया जाए वहाँ प्रोडक्शन बढ़ जाता है। मैंने ये यहाँ पर एक गोलमाल वर्ड यूज़ कर लिया, गवर्नमेंट पॉलिसी। बट पॉलिसी में भी 2 कैटेगरी होंगी, एक जो प्रोडक्शन को बढ़ाएगी, एक जो सप्लाई को बढ़ाएगी, और दूसरी जो सप्लाई को कम करेगी। जब हम सप्लाई बढ़ाने वाली की पॉलिसी की बात करेंगे तो कहीं ना कहीं ग्रांट दी जा रही है, सब्सिडी दी जा रही है। जब ज़्यादा टैक्स लगाए जा रहे हैं तो हमारी क्या हो जाएगी, सप्लाई कम हो जाएगी। आपने देखना होगा कि ये कौन से वाले फैक्टर के बेसिस पर पूछ रहे हैं। अगर वो टैक्सेस की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर हम क्या बोलेंगे कि सप्लाई डाउन हो जाएगी, और जब वो कहीं ना कहीं सब्सिडीज़ की बात कर रहे हैं, बेनिफिट्स की बात कर रहे हैं, तो सप्लाई बढ़ जाएगी। नोट करो बेटा, इसमें एडिशनल टैक्सेस, ये भी गवर्नमेंट पॉलिसी होती है, टैक्स लगाना है या नहीं लगाना है, सप्लाई डाउन होगी।
दैट मीन्स यहां कैसी रिलेशनशिप होगी बेटा, इनवर्स रिलेशनशिप, टैक्स बढ़ेगा सप्लाई डाउन। आगे हम बढ़ते हैं, सब्सिडी स्लैश ग्रांट, क्या सप्लाई बढ़ जाएगा, सप्लाई इंक्रीज। और सब्सिडीज और ग्रांट के केस में सप्लाई इंक्रीज होगी। जब जब सप्लाई इंक्रीज होती है इन दैट पर्टिकुलर केसेस में हम कहते हैं ये रिलेशनशिप कैसे होंगी, पॉजिटिव रिलेशनशिप। सब्सिडी बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं सप्लाई भी बढ़ जाएगी। पॉजिटिव रिलेशनशिप को डायरेक्ट रिलेशनशिप के नाम से जाना जाता है। और डायग्राम कैसा बनता है, अपवर्ड राइजिंग, यानी जब जब पॉजिटिव रिलेशनशिप होगी डायग्राम ऐसे ही बनेगा, अपवर्ड राइजिंग। जब जब नेगेटिव रिलेशनशिप होगी डायग्राम डाउनवर्ड स्लोपिंग ही बनेगा। आगे बढ़े बच्चों, नेक्स्ट रहेगा अदर फैक्टर, पॉइंट नंबर 6। पॉइंट नंबर 6 रहेगा अदर फैक्टर। नेचुरल फैक्टर्स, कस्टमर, goals of firm, market condition, customer education, customer education, etc. आगे बढ़े बेटा, तो हम ये बात कर रहे हैं बच्चों अदर फैक्टर्स के बारे में। अदर फैक्टर्स के बारे में बात करें तो पहला फैक्टर नेचुरल फैक्टर्स। अगर कहीं ठंड बहुत ज्यादा पड़ता है तो सप्लाई वहां वूलन क्लॉथ की बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। लेट्स सपोज अभी दिल्ली में गर्मी पड़ रहा है, यहाँ बहुत गर्मी लगता है, आपने पिकनिक पर चले गए यहाँ से और शिमला चले गए, मसूरी चले गए, उससे ऊपर भी चले गए आप, केदारनाथ, बद्रीनाथ चले गए आप, और आप ऐसे ही कपड़ों में गए थे कॉटन क्लॉथ्स में, कोई दिक्कत नहीं, सिंपल। ऊपर जाने के बाद हालत खराब, क्या करोगे, गर्म कपड़े नहीं खरीदोगे कि ऐसे ही 2-4 दिन ही तो रहना है, कोई दिक्कत नहीं, काम चला लेते हैं, ठीक है बेटा। मजबूरी में वहां पर वूलन क्लॉथ आपको लेना पड़ सकता है। मेन थिंग इज दैट कि जिस एरिया में ठंड रहती है उस एरिया में ऑटोमेटिकली वूलन क्लॉथ्स की डिमांड बढ़ जाती है, और जहां ठंड कम रहता है वहां पर ऑटोमेटिकली कॉटन क्लॉथ्स की डिमांड बढ़ जाती है। तो जैसा हमारा वेदर सिचुएशन रहेगा, जैसे हमारे नेचुरल फैक्टर रहेंगे, अकॉर्डिंगली वहां पर डिमांड उन्हीं प्रोडक्ट की बढ़ती रहेगी। कुछ ऐसे एरिया जैसे चेरापूंजी की बात कर लेते हैं, वहां बारिश का पता ही नहीं रहता कब बारिश आ जाए। अब 4 स्टेप चले तो बहुत तेज बारिश आ गया, फिर अचानक बंद हो गया। वहां कॉन्टिन्यूस हर सीजन में बारिश चलता ही रहता है। वहां कुछ ऐसा नेचुरल वहां का जो एरिया है, तो दैट मीन्स वहां ज्यादा बारिश रहता है, तो वहां का हर पर्सन छाता मैंडेटरी रहता है। जैसे आपके लिए मोबाइल मैंडेटरी रहता है घर से निकलते टाइम पर, उनके लिए छाता मैंडेटरी रहता है, वो अपना छाता साथ में लेकर के ही फिक्स चलते हैं। तो बेटा जैसा क्लाइमेट है वैसे पर्टिकुलर प्रोडक्ट की डिमांड वहां बन जाएगी। वहां पर आपको छाता हर शॉप पर मिल जाएगा। जैसे यहाँ हर शॉप पर आपको बहुत सारे आइटम मिलते हैं। जैसे दिल्ली की बात करें तो हर एक शॉप पर मिल्क मिलता है, दूध मिलता है, जितने भी प्रोविजनल स्टोर होंगे वहां आपको मिल्क जरूर मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ डिमांड ऐसी है कि वो पॉलीपैक आता है, पॉस्चराइज मिल्क आता है, और वो ईच एंड एवरी शॉप पर अवेलेबल होता है। तो वहां पर भी नॉर्मल जो स्टोर्स होते हैं उन पर भी आपको वहां पर छाता मिल जाएगा, आप वहां से परचेज कर सकते हो, क्योंकि उसका बेसिक डिमांड है, उसके बिना तो कोई चल ही नहीं सकता है। तो मैंने बोला जैसा नेचुरल फैक्टर रहेगा अकॉर्डिंगली वैसा वैसा ही आपका डिमांड बनता चला जाता है, और उसके अकॉर्डिंगली सप्लाई बढ़ती चली जाती है, क्योंकि जिस फैक्टर की डिमांड बनती है अकॉर्डिंगली मार्केट में उसकी सप्लाई होना ज्यादा स्टार्ट हो जाता है। तो नेचुरल फैक्टर के अकॉर्डिंगली सप्लाई पर इंपैक्ट पड़ता है और सप्लाई बढ़ती है। बात समझ में आ गया बेटा? ये कौन सी कैटेगरी में आएगा? अदर की कैटेगरी में आएगा। कस्टमर्स की बात कर लेते हैं। कई बार कस्टमर स्पेसिफिकेशंस की वजह से भी सप्लाई पर इंपैक्ट पड़ता है। जैसे दिल्ली में बात करें, आज शायद आप यहां से उतर के जाओगे तो देखना जिस साइड भी निकलोगे आपको यंगस्टर्स के सामान ज्यादा मिलेंगे। मोबाइल शॉप, गारमेंट शॉप, स्टेशनरी, तो चलो एजुकेशन का यहाँ सेक्टर है तो स्टेशनरी आप बहुत ज्यादा दिखाई देंगी आपको। और जहां गारमेंट शॉप्स पर जाओगे वहां भी यंगस्टर्स के कपड़े ज्यादा मिलेंगे।
ओल्ड एज के कपड़े वहाँ डमी में नहीं लगे होंगे, क्योंकि दिल्ली में इंडिया की मोस्ट यंगेस्ट पॉपुलेशन रहती है। सारे इंडिया से यहाँ पर यंग बच्चा या तो पढ़ने आता है या जॉब करने आता है। तो दैट मीन्स जैसा कस्टमर होता है उसके अकॉर्डिंगली उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की सप्लाई बढ़ जाती है। आगे हम बात करेंगे गोल्स ऑफ फर्म्स। कई बार कोई फर्म ऐसी होती है जिसका ऑब्जेक्टिव ही होता है सप्लाई को बढ़ाना, उसके लिए मैटर नहीं करता प्राइस क्या रहेंगे। जैसे हम जियो की बात कर लें, इनका गोल क्या था कि चाहे बिना पैसे के सिम सेल करो, फ्री सर्विसेज दो, बट लेकिन हर पर्सन के मोबाइल में हमारा ही सिम होना चाहिए। और ऐसा लाइफ में पहली बार हुआ। सिम मोबाइल की वजह से सिम सबने परचेज किया होगा, लेकिन सिम की वजह से 4G मोबाइल परचेज किया गया, वो सिर्फ किसकी वजह से हुआ? जियो की वजह से। भाई मोबाइल की वजह से तो सिम परचेज सभी करते हैं, लेकिन ऐसा रियलिटी में मैंने देखा कुछ पर्सन्स को जिन्होंने जियो की सिम की वजह से 4G मोबाइल खरीदा। दैट वॉज द गोल्स ऑफ द फर्म। कई बार हमारे फर्म के गोल्स ऐसे हैं कि हमें बहुत बड़ा मार्केट कब्जा करना है। इन दैट पर्टिकुलर केसेस में कहीं ना कहीं सप्लाई बढ़ानी पड़ती है, उन्हें सप्लाई बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और कई बार फर्म के गोल ही ऐसे हो गए कि हमने इस सेगमेंट को खत्म ही करना है, इस सेगमेंट में काम ही नहीं करना, तो बाकी कुछ भी होता रहे वो अपनी सप्लाई को क्या कर लेंगे? कम कर लेंगे। तो हमारे गोल्स भी कई बार हमारी सप्लाई को बढ़ा देते हैं। जैसे आप 12th क्लास में जब आप थे तो आपके गोल्स कुछ और थे, आपको मालूम था कि बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना, थोड़े पढ़ के भी काम चल जाएगा। अगर आप बीकॉम कर रहे होते तो शायद आप डेली बेसिस पे उतना टेंशन नहीं ले रहे होते, आप रेगुलर नहीं होते, पढ़ लेंगे, एग्जाम वाले टाइम पे 2-4 दिन पास हो जाएंगे, उस दौरान आपके गोल्स कुछ और होते। लेकिन आज जब CS में एडमिशन ले लिया है तो आपने अपने गोल्स कुछ और बना लिए और आज आपका पढ़ने का तरीका चेंज हो गया है। यानी आज मैं अगर आपके पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, आपने पढ़ाई बढ़ा दी है। जैसे हमारे गोल्स होते हैं अकॉर्डिंगली हमारा मेहनत करने का तरीका चेंज हो जाता है, हमारा सप्लाई करने का भी तरीका चेंज हो जाता है। मार्केट कंडीशंस की बात करता हूं। मार्केट अच्छी होती है तो सप्लाई बढ़ती है, और मार्केट कई बार खराब होती है तो सप्लाई डाउन होना स्टार्ट हो जाता है। अभी मैं फेस टू फेस मार्केट की बात कर रहा हूं। आप जानते हो कि बेटा फेस टू फेस आपके लिए बहुत कॉमन सा वर्ड हो गया है, फेस टू फेस और वीडियो क्लासेस। वीडियो क्लासेस का ट्रेंड अभी पिछले 1-2 साल से कंटिन्यू में बहुत ज्यादा पिक्चर में आया, बहुत ज्यादा पेन ड्राइव क्लासेस मार्केट में इशू होने लगे। तो आज के टाइम में जो टीचर्स 500, 700, 1000 बच्चों तक को पढ़ा लिया करते थे, ऑडिटोरियम में उनको लेना पड़ता था, वो एक छोटे छोटे क्लासरूम में शिफ्ट हो गए और वही 60, 70 और 80 की कैटेगरी में वो बच्चों को पढ़ा रहे हैं। रीजन क्या है कि जब बच्चे को घर पर ही सर्विस मिलने लगा है तो कई बार उसका मोटिवेशन उनकी तरफ ही बढ़ गया है और वो फेस टू फेस में कम मूव कर रहे हैं। बाहर का जो बच्चा दिल्ली आता था वो बच्चा काफी हद तक कम हुआ है इसकी वजह से, फेस टू फेस की वजह से। हालांकि फेस टू फेस के कुछ एडवांटेज भी होते हैं और वीडियो के भी बहुत सारे एडवांटेज होते हैं। ऐसा कहना गलत होगा कि ये ज्यादा बेस्ट है, वो ज्यादा बेकार है, या वो ज्यादा बेस्ट है, ये ज्यादा बेकार है। वो जैसा जिसको सेटिंग बैठ रहा है वो पढ़ रहा है, उसके अकॉर्डिंगली वो अपनी पढ़ाई कर रहा है। बट मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि जब यहां बच्चा आना कम हो गया तो यहां का मार्केट डाउन हुआ, और यहां का मार्केट डाउन हुआ तो सप्लाई पर इंपैक्ट पड़ता है। कुछ लोग तो अपना इंस्टीट्यूशन ही बंद कर देते हैं कि इस काम को छोड़ो, कोई और काम करते हैं, कोई और बिजनेस पकड़ते हैं। बात समझ में आ रही है? मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूं, मार्केट डाउन की वजह से सप्लायर काम करना बंद कर सकता है। मार्केट डाउन की वजह से सप्लायर काम करना बंद कर सकता है। तो मार्केट कंडीशन भी कई बार इंपैक्ट डालते हैं। और कस्टमर एजुकेशन, हमारा कस्टमर एजुकेटेड है तो शायद हो सकता है उसके लिए हम डिफरेंट तरीके के प्रोडक्ट बनाएं, डिफरेंट तरीके से सप्लाई करें। और जैसे जैसे वो जितना ज्यादा एजुकेटेड होता है, जैसा कस्टमर का स्टैंडर्ड्स होता है, उसके अकॉर्डिंगली सप्लाई में इंपैक्ट पड़ता है। दीज आर फैक्टर्स, और ये कोई फाइनल लिस्ट नहीं है, इसके अलावा हजारों करोड़ों फैक्टर्स हो सकते हैं जिनकी वजह से सप्लाई बढ़ जाए या जिनकी वजह से सप्लाई कम हो जाए। बात समझ में आ गया? अब हमने आगे जाकर के जब एग्जाम में देखना है तो ये फैक्टर्स हमें मिलेंगे और इनमें से पूछा जाएगा बताओ ये पर्टिकुलर फैक्टर है, कहीं ना कहीं सप्लाई का डिटरमिनेंट है या सप्लाई का डिटरमिनेंट नहीं है। क्या इसकी वजह से सप्लाई बढ़ जाएगी, क्या इसकी वजह से सप्लाई गिर जाएगी, क्या इस फैक्टर की वजह से पॉजिटिव रिलेशनशिप होगा, क्या इस फैक्टर की वजह से नेगेटिव रिलेशनशिप होगा। ऐसी कुछ बातें यहां से की जा सकती हैं। कुछ फैक्टर ऐसे होते हैं जिनके बारे में बस ये बोला जा सकता है कि ये फैक्टर अफेक्ट करेगा सिर्फ सप्लाई को, लेकिन आप ये नहीं बोल सकते कि इससे पॉजिटिव रिलेशनशिप बनेगा या नेगेटिव। जैसे वेदर सिचुएशन के बारे में बात करें, नेचुरल फैक्टर्स के बारे में बात करें, नेचुरल फैक्टर्स के बारे में बात करें, तो यहां पर हम इतना बोल सकते हैं अगर फेवरेबल फैक्टर्स होंगे तो सप्लाई बढ़ेगी, अगर अनफेवरेबल फैक्टर होंगे तो सप्लाई गिरेगी।
लेकिन यहां पर आप रिलेशनशिप नहीं बना सकते दो पर्टिकुलर आइटम में अलग अलग रख करके, ठीक बात है। तो यहां बाकी बहुत सारे फैक्टर्स में फेवरेबल और अनफेवरेबल देखा जाता है। बाकी नॉर्मली केस में कुछ फैक्टर्स में हम कंपेयर भी कर सकते हैं, जैसे प्राइस और सप्लाई के बारे में जब कंपेयर कर रहे थे कि प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई बढ़ जाएगा, प्राइस कम होगा तो सप्लाई कम हो जाएगा। तो वहां से इस बेसिस पर भी क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं कि अगर गुड्स का प्राइस बढ़े तो क्या सप्लाई डाउन होता है, क्या सप्लाई बढ़ता है, या सप्लाई कांस्टेंट रहता है, या नॉन ऑफ दीज। तो आप क्या बोलोगे, सप्लाई बढ़ जाता है। अदर फैक्टर का प्राइस बढ़ जाए, अगर एक्स फैक्टर का प्राइस बढ़ जाए तो वाई फैक्टर की सप्लाई डाउन हो जाएगी या इंक्रीज हो जाएगी या कांस्टेंट रहेगी या फिर नन ऑफ दीज। तो वहां पर आपका डिक्रीज हो जाएगी। दूसरे फैक्टर का प्राइस बढ़ रहा है तो पहले फैक्टर की सप्लाई क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं, या सिर्फ पूछ लिया जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फैक्टर अफेक्टिंग द सप्लाई, या विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फैक्टर अफेक्टिंग, या विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फैक्टर अफेक्टिंग सप्लाई। तो अगर इस करके पूछा जाएगा तो सारे फैक्टर्स आपने देखने होंगे और उनमें से जो भी फैक्टर है उस पर टिक लगाना है, और अगर नोट करके पूछा जा रहा है तो जो फैक्टर नहीं है उसको बाहर करना है। ठीक हो गया, क्लियर हो गया बेटा। तो डिफरेंट तरीके से यहाँ पर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको उन सारे क्वेश्चंस की हम रिप्लाई कर पाएंगे। अभी हमने पढ़ा बेटा सप्लाई क्या होता है, उसके बाद हमने पढ़ने का प्रयास किया कि सर सप्लाई के वो कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो हमारी सप्लाई को अफेक्ट करते हैं या सप्लाई पर इंपैक्ट डालते हैं। अगले पॉइंट पर चलते हैं बेटा, लॉ ऑफ सप्लाई। नेक्स्ट पॉइंट रहेगा लॉ ऑफ सप्लाई, और दैट इज नोन एज पॉइंट नंबर 14। 13 में हम डिस्कस कर रहे थे फैक्टर, पॉइंट नंबर 14 में आएगा लॉ ऑफ सप्लाई। एक बात मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूं कि अभी स्टार्टिंग में भले ही हमने सप्लाई के बारे में जब फैक्टर को डिस्कस कर रहे थे तो प्राइस और सप्लाई का रिलेशनशिप देख लिया था, लेकिन वो फैक्टर के तौर पर देख रहे थे। अब हम लॉ ऑफ सप्लाई पढ़ रहे हैं कि अगर इन जनरल देखा जाए तो सप्लाई का बेसिक क्या लॉ होता है, प्राइस का सप्लाई पर क्या इंपैक्ट पड़ता है, वो सारे एस्पेक्ट जब हम प्राइस का सप्लाई पर इंपैक्ट देख रहे होते हैं तो दैट इज नोन एज लॉ ऑफ सप्लाई। क्लियर हो गया। तो यहां पर हम रिलेशनशिप बिठाएंगे प्राइस की और सप्लाई के बीच में। क्या आप बता सकते हो प्राइस और सप्लाई का क्या इंपैक्ट होता है, क्या रिलेशनशिप होता है? सप्लाई ऑफ कमोडिटी और दूसरा रहेगा प्राइस ऑफ सेम कमोडिटी। बेटा सप्लाई ऑफ कमोडिटी बढ़ेगा तो क्या प्राइस बढ़ जाएंगे? सप्लाई ऑफ कमोडिटी बढ़ेगा या हम बात करेंगे प्राइस अगर किसी कमोडिटी के बढ़ते हैं तो क्या उसकी सप्लाई बढ़ जाएगी, और अगर प्राइस डाउन होते हैं तो क्या उसकी सप्लाई डाउन हो जाएगी। इसी को क्या बोला जाता है? डायरेक्ट रिलेशनशिप। कंफ्यूज नहीं होना बेटा, फैक्टर में भी जब हम फैक्टर अफेक्टिंग सप्लाई बात कर रहे होते हैं तो प्राइस एक फैक्टर होता है, लेकिन एक सप्लाई लॉ की जब बात करते हैं तो वो भी यही कन्वे करता है कि जब जब प्राइस बढ़ेंगे तब तब सप्लाई बढ़ेगी, जब जब प्राइस कम होंगे तब तब सप्लाई कम होगी। बट इस लॉ के साथ में एक बात और बोली जाती है, अदर फैक्टर रिमेन्स कांस्टेंट। बेटा मैंने बोला कि प्राइस बढ़ा 5 रुपए से, ठीक है, और आपकी कॉस्ट बढ़ गई 50 रुपए से। एक पहले आप 20 रुपए का एक गुड सेल करते थे, उसकी कॉस्ट हुआ करती थी 10 रुपए, ठीक बात है। अब 20 रुपए से उसका सेलिंग प्राइस हो गया 25 रुपए और उसकी कॉस्ट 10 रुपए से बढ़ करके 60 रुपए हो गई। क्या सेल करना पसंद करोगे? क्या बनाना पसंद करोगे? नहीं। मतलब फंडामेंटल क्या कह रहा है, प्राइस बढ़ेगा सप्लाई बढ़ जाएगी। हमने तो 20 रुपए से बढ़ा के 25 रुपए कर दिया ना, सप्लाई बढ़ जानी चाहिए थी, लेकिन अदर फैक्टर की वजह से ये लॉ फेल हो गया। मैं आपसे इतना समझाना चाहता हूं, जब हम प्राइस और सप्लाई की रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं तो हम ये एज्यूम करते हैं कि बाकी जितने सारे फैक्टर हैं वो जैसे थे वैसे ही रहेंगे, उनमें कोई चेंज नहीं आएगा। मतलब जब प्राइस बढ़ रहा है तो आप ये मत कहते ना कॉस्ट भी साथ में बढ़ रही है, ये बोलना कॉस्ट तो कांस्टेंट ही है।
तभी ये रिलेशनशिप ट्रू हो सकती है, अदरवाइज ये रिलेशनशिप ट्रू नहीं होगी, ये रिलेशनशिप गड़बड़ हो जाएगी। अगर प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई बढ़ेगी, बट बाकी किसी फैक्टर में चेंज नहीं आना चाहिए। मान के चलो प्राइस बढ़ा 5 रुपए से, कॉस्ट भी बढ़ गई 50 रुपए से, तो दूसरा फैक्टर भी तो चेंज हो रहा है ना, तो हो सकता है सप्लाई बढ़ने की बजाय सप्लाई कम हो जाए। बात समझ रहे हो? तो हम बात करते हैं बेटा लॉ ऑफ सप्लाई, हम बात करते हैं लॉ ऑफ सप्लाई की। तो प्राइस बढ़ता है सप्लाई बढ़ता है, प्राइस डाउन होता है सप्लाई गिरता है, बट उस दौरान आपके अदर फैक्टर कांस्टेंट रहने चाहिए। आगे बढ़ सकते हैं बेटा। क्या इस रिलेशनशिप का एक डायग्राम बना दें? डायग्राम कैसा होगा? अपवर्ड राइजिंग, ये बाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये 0। यहां पर हम बात करेंगे प्राइस ऑफ गुड्स, दूसरा सप्लाई। बेटा लेट सपोज 10 रुपए का प्राइस था, सप्लाई क्वांटिटी, सप्लाई कितना था 1000 रुपए, प्राइस बढ़ के कितना हो गया 20 रुपए, और सप्लाई कितना हो गया इधर 2000, प्राइस 5 रुपए कर देते हैं, सप्लाई यहाँ 500 रुपए रह गया। अकॉर्डिंगली, अब ये मत देखना सर कोई लीडर रिलेशनशिप है क्या इनके बीच में, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, ये जस्ट एक इमेजिनरी फिगर है। ऐसा होगा, हर एक प्रोडक्ट के केस में अलग अलग रिस्पॉन्स निकलता है, डिपेंड करता है इलेक्ट्रिसिटी ऑफ सप्लाई के ऊपर, वो कितना इलास्टिक है, कितना रिस्पॉन्सिवनेस वो दिखाता है। आगे बढ़े बेटा। लॉ ऑफ सप्लाई हमारा अगला पॉइंट था। नेक्स्ट एस्पेक्ट्स रहेंगे हमारे कहीं ना कहीं सप्लाई का, सप्लाई शेड्यूल, एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन, कुछ कुछ डिमांड से ही मैच करते हुए रहेंगे, उनको हम नेक्स्ट क्लास से डील करेंगे।